जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग का जो करंट अफेयर सीरीज है उसमें नवंबर मंथ का करंट अफेयर हम लोग का अभी कवर कर रहे हैं। नवंबर मंथ में जो एनवायरनमेंट सेक्शन है उसका जो लास्ट वाला शॉर्ट न्यूज के कुछ टॉपिक्स होते हैं, जो शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं जो कि मैगजीन में होते हैं जनरली लास्ट में, वो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो बेसिकली रह गया था, तो उसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो एनवायरनमेंट सेक्शन से रिलेटेड जो भी शॉर्ट न्यूज है वो हम लोग कवर करेंगे। तो एनवी स्टैट्स इंडिया, तो एनवी स्टैट्स इंडिया जो है ये टॉपिक बेसिकली न्यूज में है। क्यों? क्योंकि एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसने एक प्रकार से पब्लिकेशन दिया जिसमें एनवायरनमेंट की स्टैटिक्स थी। तो एनवायरनमेंट की स्टैटिक्स में क्या क्या था? स्टैटिक्स मतलब समझते हैं, एक डाटा। तो डाटा में बेसिकली क्या था कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड रिसोर्सेज, तो एनवायरनमेंट रिसोर्सेज इसको लेके डाटा था। इसके अलावा एक्सट्रीम इवेंट्स, एक्सट्रीम इवेंट्स में आपके क्या हो सकते हैं? एक्सट्रीम इवेंट्स में आपके साइक्लोन हो सकते हैं, आपके फ्लड हो सकते हैं, आपके ड्रॉट हो सकते हैं, हीट वेव्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्सट्रीम इवेंट्स में हो गई। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट में क्या एफर्ट लगाए गए हैं, तो ये सारे को लेके डाटा रिलीज किया, स्टैटिस्टिक्स रिलीज किया एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। उसको लेके ये न्यूज में आया। ठीक। तो ये 6 सेक्शन में जो है ये कैटेगराइज किया गया इन सभी चीजों को। तो इसमें बेसिकली जो है आपको इसमें जो भी शॉर्ट न्यूज होता है आपको बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं होता है। अगर कोई रिपोर्ट आ रहा है, कोई स्टैटिक्स आ रहा है, तो किसने रिलीज किया आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए। और उसमें डाटा में मोटा मोटी क्या है, किस बारे में वो डाटा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कि एनएसओ का बात आ गया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसके बारे में 2-3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन, पहले थे एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और दूसरा क्या था, एक एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को, इन दोनों को जो है कंबाइन किया गया 2019 में। ठीक। तो वहां से जो है ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बना। सॉरी, ये सीएसओ, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन दोनों को कंबाइन करके जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बनाया गया। सीएसओ है यहाँ पे, सीएसओ और एनएसएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन दोनों कंबाइन करके 2019 में जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बनाया गया था। और ये नेशनल सैंपल सर्वे था, ये 1950 में जो है ये स्टेब्लिश हुआ था, जिसका काम था कि भाई सैंपल सर्वे करना थ्रू आउट इंडिया। तो इसका काम था सैंपल सर्वे थ्रू आउट इंडिया 1950 में। ठीक। उसके बाद जो एनएसओ होता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है, इसके जो हेड होते हैं वो क्या होते हैं? सेक्रेटरी होते हैं। वो कौन होते हैं? सेक्रेटरी होते हैं। तो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होते हैं। और ये मिनिस्ट्री जो है आपको पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। तो मिनिस्ट्री जो है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक। तो मॉस्पी के अंतर्गत जो है ये बॉडी आती है एनएसओ। और ये स्टैटिस्टिक्स कई तरह के स्टैटिस्टिक्स देती है। एक तो आप लोग हमेशा जानते ही होंगे आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि मंथली रिलीज करती है डाटा। तो ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा मैंने एनएसओ के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट इज क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन। तो बहुत डिटेल में नहीं जाने की आवश्यकता है। शॉर्ट न्यूज क्या है कि आप शॉर्ट न्यूज छोड़िए मत, और आप शॉर्ट न्यूज का एक नोट्स बना लीजिए। ठीक। जितने भी शॉर्ट न्यूज आते हैं उनके बेसिकली आप नोट्स बना लीजिए। और उसका जो है बेसिकली 1 लाइन या 2 लाइन में जो है, उससे ज्यादा लंबा नहीं, 1 लाइन या 2 लाइन में जो है आप नोट्स बना लिया कीजिए। तो आपका मुश्किल से जो है पूरे साल का शॉर्ट न्यूज 25-30 पेज में आ जाएगा। ठीक। तो उसको जो है मल्टीपल रिवाइज कर लीजिएगा। तो क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन, तो क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन जो है ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया, क्लाइमेट डेवलपमेंट एजेंडा फॉर एक्शन। तो वर्ल्ड बैंक ने किया, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार बता चुका हूँ। ठीक। उसके बारे में फिर से नहीं बताने वाला। तो इसने एक रिपोर्ट जारी किया इसको लेके। ठीक। इसके लिए न्यूज में आया है। तो इसमें क्या है कि भाई ये रिपोर्ट के थ्रू जो है एक प्रकार से जो है इसमें 24 कंट्रीज को कवर किया गया है। और ये कंट्री जो है ऑलमोस्ट 34% ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो एमिट करती हैं। तो किस प्रकार से, एक प्रकार से जो है जो भी कंट्रीज हैं वो किस प्रकार से जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको कंट्रोल करना है, इसके जो एमिशन को कम करना है, उसको लेके बेसिकली ये रिपोर्ट है। तो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, आपको जाना भी नहीं है। आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटा मोटी रिपोर्ट किसने रिलीज किया और इस रिपोर्ट में है क्या। ठीक। नेक्स्ट, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज। तो यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। तो यूएनओडीसी जो है ये बॉडी जो है यूनाइटेड नेशन की 1997 में फॉर्म हुई थी। मतलब बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर जो है इसका वियना में है। ठीक है। तो वियना इसका हेडक्वार्टर है, आपको ये बताना चाहिए। और ये और भी रिपोर्ट, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो जारी करती है आपका इस वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। तो जो भी ड्रग से रिलेटेड जो भी डाटा होती है और उस पर जो सर्वे होता है ये वो करती है, तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। ठीक। तो इतना कम से कम आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो इसने इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज, इसको लेके जो है ये इसने एक प्रकार से एक डाटा रिलीज किया, पेपर रिलीज किया।
इसमें जो है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, उसकी वजह से क्या समस्याएं होती हैं। तो सिंपल सी बात है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में क्या क्या वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो सकता है। या तो कोई प्लांट, कोई ट्री स्पीसीज हो सकता है, उसका ट्रेड हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा ट्री स्पीसीज जो एंडेंजर्ड है, उसको अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो क्या समस्याएं आ सकती हैं। या कोई एनिमल स्पीसीज है जिसका हम लोग अगर करते हैं ट्रेड तो क्या समस्या, हम लोग क्या मतलब जो भी एक प्रकार से करते हैं लोग, उनका क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो सिंपल सी बात है, कहीं पे कोई ट्री है वो एंडेंजर्ड है, उसका आप करेंगे तो वहाँ के जो भी एनवायरमेंट हो गए जहाँ से उसको काटा जा रहा है, तो वहाँ का कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो होगा, तो एक प्रकार से वहाँ पे जो भी कार्बन बजटिंग होगी उसमें क्या होगी, समस्याएं होंगी कि नहीं होंगी। क्योंकि ट्री जो होता है वो कार्बन स्टोर करता है, ट्री जो होता है CO2 के फॉर्म में कार्बन जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन जो है एनवायरमेंट में रिलीज करता है। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक। इसके अलावा एनिमल्स, एनिमल्स का क्या होता है, जैसे आप लोग जैसे एनवायरमेंट पढ़ते होंगे तो उसमें इकोलॉजिकल नीचे एक टर्म आता है, इकोलॉजिकल नीचे, इकोलॉजिकल नीचे। तो इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है कि भाई हर स्पीसीज का अपना एक रोल होता है, हर स्पीसीज का होता है अपना एक रोल एंड पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन एनवायरनमेंट। तो एक इसके अलावा एक पढ़ते होंगे एज इफेक्ट। तो ढेर सारी चीजें होती हैं। तो भाई इकोलॉजिकल नीचे के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई हर स्पीसीज का जो होता है वो अपना एक एनवायरनमेंट में रोल होता है। तो आप उसको अगर हटा देंगे, उसको आप एक्सटिंक्ट कर देंगे, उसको आप विलुप्त कर देंगे, तो उसका एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट। इसमें बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है उसने UNODC ने रिलीज किया, और UNODC के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2021 रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट जो है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था कब, 1950 में। तो 1950 में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था। पहली बात, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और एक प्रकार से 1951 में जो है यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बना। तो 1951 में जो है यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बना। और एक प्रकार से जो IMO था, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वही ट्रांसफॉर्म होकर जो है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। और IMO जो है बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन था, ये मेरे ख्याल से 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही था। तो बाद में जो है ये WMO बन गया। और मेट्रोलॉजिकल का क्या मतलब होता है कि जो भी स्टेटिक्स होते हैं, चाहे रेनफॉल हो, चाहे आपका क्लाइमेट हो, चाहे वेदर हो, ठीक है, चाहे वेदर हो, तो ये सारे जो है एक प्रकार से चाहे लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उसका सर्वे करती है, और उससे रिलेटेड जो है डाटा रिलीज करती है। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ठीक। तो आपको WMO के बारे में पता चल गया। और इसके अलावा जो ये रिपोर्ट जारी करती है WMO, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, वैसे तो मैंने सारे के सारे रिपोर्ट को कंपाइल करके एक लेक्चर बनाया हुआ है, फिर भी इसमें कुछ छूट जाता है तो उसको आप साथ साथ जो है कवर करते जाइए। तो स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, तो ये जो है ये रिपोर्ट देती है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट देती है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। तो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ठीक है, तो ये दो रिपोर्ट जो है ये जारी करती है WMO। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसने जो है एशिया के स्पेसिफिक में जो है क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया, जिसमें बताया कि भाई कुल मिला के एशिया में $35 बिलियन का नुकसान होता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट में आपके फ्लड हो गए, आपके ड्रॉट्स हो गए, हीट वेव्स, ये सारी साइक्लोन्स वगैरह चीजें हो जाती हैं। तो इंडिया से रिलेटेड डाटा भी इसमें बताया गया कि भाई इंडिया का भी कम लॉस नहीं हो रहा है। मान लीजिए $35 बिलियन है, तो इसमें से इंडिया का जो है ऑलमोस्ट $4.4 बिलियन जो है ये आपका स्टॉर्म में जा रहा है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो भी आते हैं। और $3.2 बिलियन जो है इंडिया का फ्लड में जो है इतना पैसा लगता है इकोनॉमी में। समझ जाइए कि भाई ये जो वेदर इवेंट्स होते हैं उससे कितना नुकसान सहना पड़ता है। नेक्स्ट इज प्रोविजनल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। तो बस आपको पता होना चाहिए कौन सा रिपोर्ट जारी किया जा रहा है और किसने जारी किया। तो WMO के बारे में हम लोगों ने बताया, मैंने बताया कि भाई क्या क्या इसके फैक्ट्स थे। इसके अलावा इसने ऑब्जर्वेशन जो है इन सभी चीजों को लेके की, ग्रीन हाउस गैस को लेके, ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर, ओशियन हीट कंटेंट, सी आइस कंटेंट। तो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में इसने बताया कि जो भी प्री इंडस्ट्रियल रीजन था, जो भी प्री लगभग लगभग 200 साल मान लीजिए, तो लगभग लगभग 200 साल पहले जो भी एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो भी था उससे कितना बढ़ गया। तो CO2 के बारे में बताया कि CO2 जो है वो 149% जो है वो बढ़ गया, 149% CO2 का कंसंट्रेशन जो है एक प्रकार से बढ़ गया। मीथेन का, CH4 का कितना बढ़ गया, 262%। यही सभी जो है वो मेन ग्रीन हाउस गैस हैं, ये सभी सभी GHG ग्रीन हाउस गैस हैं। इसके अलावा जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, इसका जो है 124% जो है बढ़ गया अमाउंट। तो समझ सकते हैं कि इतना जो है इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इसका क्या इफेक्ट जो है वो बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज होती है, फिर ग्लेशियर्स जो है वो रिट्रीट होते हैं। तो ये सारी इश्यूज जो है वो आती हैं।
तो ग्लोबल मीन सी सरफेस टेम्परेचर, तो सरफेस टेम्परेचर जो सी का है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है एक प्रकार से, ये ग्लोबल टेम्परेचर की बात हो रही है। तो ग्लोबल टेम्परेचर की बात हो रही है, इसमें सी का अलग है, ओशियन हीट कंटेंट अलग है। तो ग्लोबल टेम्परेचर की बात हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग एक तरीके से कह लीजिए। तो देखा गया कि लास्ट का जो 8 ईयर है, मतलब लास्ट के जो 8 साल हुए हैं, अभी से जोड़ लीजिए 2022, 21, 20, 19 जो भी हुए होंगे, वो सबसे ज्यादा गर्म एक प्रकार से जो है हॉट ईयर्स जो भी हैं, उनका टेम्परेचर जो है वार्मेस्ट ईयर रहे हैं, वार्मेस्ट ईयर जो है वो रहे हैं अभी तक के। तो आप समझ सकते हैं कि जो हर साल दर साल जो भी साल आ रहे हैं, वो एक साल से जो है, पिछले साल से वो ज्यादा एक प्रकार से टेम्परेचर उसका बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सही नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि लगभग लगभग पिछले 200 साल में, या पिछले 200 या 150 साल में जो है ऑलमोस्ट 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया है। तो मतलब हर डिकेड, मतलब हर 10 साल पे जो है वो 0.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जो कि समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है इसको कंटेन करना। सिमिलरली ओशियन हीट कंटेंट, तो ओशियन हीट कंटेंट भी देखा गया कि 55% जो है जो ओशियन है उसमें हीट वेव जो है एक्सपीरियंस करता है 55%। और जो भी ग्रीन हाउस गैस होती हैं और CO2 होती हैं, उसको बेसिकली ओशियन भी अब्जॉर्ब करता है। आप इस बात को समझिए कि ओशियन का भी अपना एक फौना है, फ्लोरा एंड फौना है। तो वहां पे भी एनिमल्स हैं, वहां पे भी प्लांट स्पीसीज हैं, कोरल रीफ्स हैं, तो उनके उनके ऊपर भी जो है इफेक्ट पड़ता है। तो आपको जो है मोटा मोटी रिपोर्ट का नाम पता होना चाहिए, और किस बारे में स्टडी है, और की फाइंडिंग्स, मतलब मोटा मोटी उसकी क्या फाइंडिंग्स है रिपोर्ट की, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज ग्लोबल कार्बन बजट 2022 रिपोर्ट। तो ग्लोबल कार्बन बजट 2022 रिपोर्ट, तो ये किसने रिलीज किया? ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने ये रिपोर्ट रिलीज किया, और ये जो है एस्टेब्लिश हुआ है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जो है ये एस्टेब्लिश हुआ है 2001 में। तो 2001 में जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है। और एक प्रकार से जो भी कार्बन साइकिल है, जो कार्बन साइकिल है उसके बारे में जो है ये डाटा रिलीज करता है, कि जो भी कार्बन साइकिल है उसके बारे में ये डाटा रिलीज करता है। तो 2021 में जैसे देखा गया, ये 2021 का डाटा देखा जाए 2021 का, तो ऑलमोस्ट 37 बिलियन मीट्रिक टन इतना CO2 एमिशन है। तो CO2 एमिशन जो है इसमें कितना है? 37 बिलियन मेट्रिक टन, ये जो है CO2 एमिशन है। और अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो वही इंडिया का CO2 एमिशन अगर आप चेक करेंगे, तो इंडिया जो है ऑलमोस्ट जो है थर्ड थर्ड पोजीशन पे है। सबसे ज्यादा चाइना फर्स्ट रैंकिंग पे, फिर US और फिर इंडिया। तो इंडिया जो है टोटल टोटल अगर CO2 एमिशन चेक किया जाए, तो इंडिया जो है वो शुरुआत के 5 कंट्री में आता है। लेकिन पर कैपिटा अगर चेक किया जाए, तो मेरे ख्याल से जो है इंडिया वर्ल्ड एवरेज से पीछे ही होगा। तो पर कैपिटा अपना कम है, लेकिन टोटल जो एमिशन है वो ज्यादा है। इसके अलावा ग्लोबल CO2 पर पार्ट मिलियन जो है वो इतना है। तो मोटा मोटी आप डाटा जो है वो आप ध्यान रख सकते हैं, इतना काफी होगा। तो बस आपको पता होना चाहिए भाई ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया, ठीक, इतना काफी होगा। नेक्स्ट इज ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल। तो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल जो है, ये एक प्रकार से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने पोर्टल, वेब पोर्टल जैसे वेबसाइट समझ लीजिए, उस तरीके से लॉन्च किया है। और इसका काम क्या होगा, जो भी कंज्यूमर जैसे हम और आप हैं, वो इस पोर्टल के थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो एक्सेस कर पाएंगे कि भाई हम ग्रीन एनर्जी किस प्रकार से जो है वो हम लोग यूज कर सकें, एक्सेस कर सकें। तो ग्रीन एनर्जी में क्या हो गया, ग्रीन एनर्जी में आपका जैसे सोलर एनर्जी आ गया। तो सोलर पावर प्लांट, मान लीजिए कि आसपास कहीं सोलर पावर प्लांट है, या रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट है आसपास, कुछ भी है मतलब इस तरह से। तो आपको जो है हो सकता है ये सस्ते सस्ते कीमत पे हो सकता है, जो आप पे करते हैं बिजली बिल जो भी आप पे करते हैं, हो सकता है आपको सस्ते कीमत पे जो है गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी के साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी दे दे, अगर आप इसके थ्रू जाते हैं तो ये ग्रीन एनर्जी को किस प्रकार से आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए जो है ये ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट, तो ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना काफी होगा। नेक्स्ट इज हिमालयन याक। तो हिमालयन याक जो है ये FSSAI ने है इसको फूड एनिमल जो है एक्सेप्ट किया है। तो फूड एनिमल एक्सेप्ट किया है, इसलिए न्यूज में आया। तो फूड एनिमल होता क्या है, किसी भी एनिमल को, जैसे कि आप काऊ होता है, बुफेलो होता है, या इस तरह के कई एनिमल्स होते हैं जिनको आप मिल्क के लिए जो है, ठीक है, जिनको आप मिल्क के लिए आप यूज करते हैं, जो आपको बेसिकली मिल्क देती है। तो ऐसे ढेर सारे एनिमल्स होते हैं जिनको हम लोग जो है फूड पर्पज से, जो हम लोग के फूड का सोर्स होती हैं,
डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको हम क्या करते हैं, उसी में बेसिकली इसको शामिल किया गया है। और जो याक है इसका पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा था, कंजर्वेशन में इसको एक प्रकार से जो है संरक्षण की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आईयूसीएन स्टेटस आप देख सकते हैं, आईयूसीएन स्टेटस कोई भी एनिमल हो जो न्यूज में रहता है उसका याद कर लिया कीजिए, क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो वल्नरेबल है, मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर कवर भी कर रखा है, उसके थ्रू चले ही जाइएगा। लेकिन साथ साथ जो भी करंट अफेयर में जिनका भी आईयूसीएन स्टेटस दिया रहता है उसको तुरंत नोट डाउन कर लिया कीजिए। इसको माउंटेन काउ भी किया जाता है, जो हाई एल्टीट्यूड रीजन में जनरली ये पाया जाता है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ ये पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे दिया हुआ है हिमालयन याक का। तो अगर आप बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, जो भी हाई एल्टीट्यूड शिमला वगैरह जाएंगे, तो आपको बेसिकली यहाँ देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, फाउंड थ्रू आउट द हिमालयन रीजन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो भी हिमालयन रीजन है, जो भी हाई हिल्स के जो एक प्रकार से एल्टीट्यूड है, वहाँ पे जो है आपको ये मिल जाएंगे। और इसको जो है फूड एनिमल का दर्जा मिला है। तो यहाँ एफएसएससीआई आ गया टॉपिक में। तो एफएसएससीआई के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बताया भी है कि भाई ये स्टेचुरी बॉडी है एफएसएससीआई। और एफएसएससीआई एक्ट 2006 के अंतर्गत जो है ये एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक। और हेडक्वार्टर जो है इसका दिल्ली है, हेडक्वार्टर जो है इसका दिल्ली है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये फूड स्टैंडर्ड सेट करती है, भाई क्या फूड स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या एक अच्छी फूड प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, जो भी एक प्रकार से मार्केट में आती है उसका जो चेक क्वालिटी है वो एफएससीआई करती है। तो ये सारी चीजें जो है एफएससीआई की जिम्मे है। और लाइसेंस देती है, जो भी बिजनेस होते हैं उनको फूड सेफ्टी के लिए लाइसेंस भी देती है, एफएससीआई की जिम्मेदारी है। इसके अलावा कुछ कैंपेन्स आपको पता ही होगा, ईट राइट इंडिया। तो एक प्रकार से लोगों को प्रमोट करना कि भाई सॉल्ट कंटेंट हुआ, शुगर कंटेंट हुआ, इसको किस प्रकार से कम करना है, ऑयल को। तो ईट राइट इंडिया वाला है। इसके अलावा हार्ट अटैक रिवाइंड, तो हार्ट अटैक को किस प्रकार से रोकना है। ऐसा देखा गया है भाई, जितने लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, जितने लोग किसी और डिजीज से नहीं मर रहे हैं, उतने लोग जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, हार्ट अटैक, डायबिटीज, इसकी वजह से जो है, इसके इल इफेक्ट्स की वजह से ज्यादा लोग मर रहे हैं। इसके अलावा आपका जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनका क्या फूड सेफ्टी में क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो भी जारी करती है, रैंकिंग निकालती है। तो ये जो है एफएससीआई के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट इज एक्लोफिनेक। तो आप लोग डाइक्लोफिनेक के बारे में तो हमेशा न्यूज में पढ़ते ही होंगे, कुछ नहीं है डाइक्लोफिनेक, जैसे कि जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, मान लीजिए गाय है या वो फेलो है, भैंस है, ठीक है। तो उनको कुछ मान लीजिए कुछ बीमार पड़ गए, उनको कुछ पेन किलर दे दिया, उनको कुछ दर्द की दवाई दे दी, इन्फ्लेमेटरी ड्रग कुछ दे दिया। तो होता था कि ऐसे जब एनिमल्स की डेथ होती थी, जिनको हम दवाई देते थे, डाइक्लोफिनेक एक ड्रग का नाम है, ये दवाई का नाम है। तो जब भी इनकी डेथ होती थी तो उनको जो है फेंक दिया जाता था, ठीक है। जब फेंक दिया जाता था तो फिर क्या होता था, जो उसको कौन खाते थे, गिद्ध खाते थे, जो वल्चर्स होते थे वो खाते थे, ठीक है। तो वल्चर जो थे वो ऐसे एनिमल्स को खाते थे। तो उनके जो भी खाने के बाद जो वल्चर्स थे उनके 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 ऊपर जो है बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। उनका एक प्रकार से किडनी फेलियर होता था, किडनी फेलियर होता था। और और जो है इनकी डेथ हो जाती थी। तो पहले जो है वल्चर्स की संख्या काफी ज्यादा थी। जैसे पहले पहले वल्चर्स की संख्या आप भी अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो हो सकता है उन्होंने मतलब काफी संख्या में वल्चर्स देखते होंगे, लेकिन आप लोग जो है अपने आसपास जो है वल्चर्स नहीं देखते होंगे, गिद्ध नहीं देखते होंगे। उसका रीजन क्या है कि लगभग लगभग 1990s में, 1990 से 2000 के दशक में ये डाइक्लोफिनेक का जो है इतना यूज हुआ एनिमल्स को एक प्रकार से ट्रीट करने के लिए। तो जो भी वल्चर्स जो है इसको खाते थे, तो ऑलमोस्ट 90% टू 99% वल्चर्स जो है इनकी डेथ हो गई ड्यू टू दिस, ठीक। क्योंकि भाई वो जो भी एनिमल्स जिनकी डेथ होती थी उनको खाते थे, तो उससे किडनी फेलियर इन वल्चर्स का होता था, गिद्धों का। तो फिर उसके बाद जो है स्टडी किया गया और फिर जो है इसको बैन भी कर दिया गया। जो डाइक्लोफिनेक है इसको जो है 2006 में बैन भी कर दिया गया। तो सिमिलर कोई ड्रग है एक्लोफिनेक, तो वो भी एक प्रकार से पेन किलर तरह यूज होता है, इसका भी ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वल्चर्स के ऊपर। तो इसको भी है जो है क्या कहते हैं, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डिमांड किया कि भाई इसको भी बैन किया जाए, इसको भी बैन किया जाए, ठीक। तो इसको लिए न्यूज में आया। बाकी वल्चर्स के बारे में, चूंकि वल्चर न्यूज में आ गया तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए वल्चर के बारे में कि वल्चर केयर सेंटर जो है सबसे पहले 2001 में सेटअप किया गया पिंजौर हरियाणा में। तो पिंजौर हरियाणा में जो है वल्चर केयर सेंटर जो है सेटअप किया गया। इसके अलावा इंडिया में जो है टोटल 9 स्पीसीज पाए जाते हैं वल्चर के। तो इंडिया में जो है वल्चर के 9 स्पीसीज पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ के नाम आपको पता होना चाहिए। एक व्हाइट बैक्ड वल्चर, तो व्हाइट बैक्ड वल्चर एक ये हो गया। इसके अलावा स्लेंडर बिल, तो स्लेंडर बिल, तो व्हाइट बैक स्लेंडर बिल, रेड हेडेड, ठीक है। तो रेड हेड। इसके बाद आपका लॉन्ग बिल्ड। तो इन चारों का नाम आप इसलिए याद रखिएगा, ये चारों क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। व्हाइट बैक, स्लेंडर बिल, लॉन्ग बिल, रेड हेड। बाकी मैंने आईयूसीएन लिस्ट जो टॉपिक किया है उसमें मैंने कवर कर रखा है। इन चारों को जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा।
बाकी टोटल 9 स्पीसीज होते हैं वल्चर के, और पिंजौर हरियाणा में जो है इसका केयर सेंटर जो है सेटअप किया गया है। इतना काफी होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फुजीवारा इफेक्ट। तो 2 साइक्लोन आए, कहाँ पे आए थे 2 साइक्लोन? ये साइक्लोन जो है इनका पहले नाम क्या है, हिन्ना मनोर, हिन्ना मोर और गाडो, ठीक है। तो ये जो आपका रीजन है ना वेस्टर्न पैसिफिक, जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन वाला जो रीजन है आपका नियर जापान फिलीपींस, ठीक है, नियर जापान फिलीपींस, तो वहां पे जो है ये 2 साइक्लोन आए, इनका नाम है हिन्ना मोर और गाडो। और ये जो है अभी 2022 में ही आए थे मेरे ख्याल सितंबर अक्टूबर में। तो इनके इंटरेक्शन से जो है कुछ ऐसा इफेक्ट हुआ कि भाई 2 साइक्लोन के मिलने से जो है उसका एक प्रकार से इफेक्ट बढ़ गया, ठीक है, उसका इफेक्ट बढ़ गया या ट्रांसफॉर्म कुछ हो गए, उसको लेके ये फूजीवारा इफेक्ट जो है उसका नाम दिया गया। तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इतना मोटा मोटी पता होना चाहिए ये 2 साइक्लोन मिले या दो ट्रॉपिकल स्टॉर्म इस प्रकार से मिलते हैं जिसको फूजीवारा इफेक्ट करते हैं। और जो है इनका जो एक प्रकार से जो आई होता है, आई मतलब सेंटर एक प्रकार से होता है, वो एक प्रकार से 1400 किलोमीटर के आसपास होता है। और इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो ट्रॉपिकल डिप्रेशन और सुपर टाइफून के बीच में होती है। तो अगर आप साइक्लोन्स का भी क्लासिफिकेशन करेंगे मेरे ख्याल से स्पीड की वजह से, कितने स्पीड से वो ट्रेवल करती है, सबकी स्पीड जो होती है साइक्लोन की वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो सबसे जो एक प्रकार से कम स्पीड होती है, जो सबसे कम स्पीड होती है ट्रॉपिकल डिप्रेशन होता है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन होता है, उसके बाद क्या आता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, फिर आता है आपका टाइफून, फिर आता है आपका टाइफून, और इसके बाद आता है सुपर टाइफून, ठीक है। तो इसके बीच में जो है इसकी स्पीड रहती है सुपर टाइफून। और इसके अलावा जो साइक्लोन्स होते हैं वो अलग अलग नाम से अलग अलग एरिया में जाना जाते हैं। जैसे इंडिया के आसपास जो इंडियन ओशियन रीजन है ना, उसमें ये साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, साइक्लोन के नाम से। और जो आपका अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, वहां पे जो है हरिकेन नाम से जाना जाता है, ठीक है, हरिकेन नाम से। और जो आपका पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, उसमें टाइफून नाम से जाना जाता है। मोटा मोटी ये 3 नाम जो है काफी फेमस है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ड्रॉट मॉनिटरिंग टूल। तो ड्रॉट मॉनिटर करने के लिए जो है ये साउथ एशिया ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये बनाया गया है कि भाई पोटेंशियल चैलेंजेस टू ड्रॉट, मतलब मान लीजिए कि पहले से जो है ड्रॉट आने वाला है तो उसके बारे में पहले से मॉनिटर कर लिया जाए, रेनफॉल के ट्रेंड को देख के, मानसून के ट्रेंड को देख के, वेदर के क्लाइमेट के ट्रेंड को देखते हुए। तो पहले से अगर ड्रॉट को मॉनिटर किया सके सेटेलाइट के बेसिस पे जैसे भी हो, उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि भाई जो फार्मर्स होंगे वो पहले से जो है प्लानिंग कर सकेंगे। मान लीजिए कि ऐसा ऐसा सीड नहीं करेंगे, मान लीजिए खरीफ में जनरली सभी लोग जो है नॉर्थ इंडिया में क्या करते हैं, जो है चावल की खेती करते हैं, धान धान एक प्रकार से लगाते हैं, पैडी। उनको पहले से पता रहेगा कि भाई बारिश इस बार बहुत कम होगी, बहुत कम होगी, और ड्रॉट आने वाला है, सूखा आ सकता है। तो क्या करेंगे, ऐसी कुछ क्या कहते हैं क्रॉप लगा सकते हैं, ऐसे कुछ क्रॉप लगा सकते हैं जिनमें कम पानी की आवश्यकता हो, जैसे मिलेट्स, मिलेट्स के बारे में मैंने आपको बताया ना, तो मिलेट्स की एक प्रकार से खेती कर सकते हैं। ये भी तो ग्रेन ही है, इससे भी तो क्या फूड सिक्योरिटी पूरी हो सकती है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ड्रॉट के लिए बेटर प्लानिंग हो पाएगी, तो उसके लिए जो है मॉनिटरिंग सिस्टम जो है डेवलप किया जा रहा है। और किस प्रकार से एक स्ट्रेटजी बनाई जाए जो भी पुअर कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उनके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर प्रभावित होता है तो ढेर पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो पूरा प्रभावित होता है। तो ये SADMS जो है साउथ एशिया ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, ये डेवलप हुआ था 2014 में। और ये जो है मेंटेन किया जाता है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1985 में। तो 1985 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। और ये नॉन प्रॉफिट रिसर्च फाउंडेशन है, ऐसा कुछ नहीं है किसी गवर्नमेंट का है, नॉन प्रॉफिट रिसर्च फाउंडेशन है। और इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलंबो है, श्रीलंका, ठीक है। तो कोलंबो श्रीलंका, बाकी और भी इसके रीजनल सेंटर्स अलग अलग जगह पे हैं। तो कोलंबो श्रीलंका इसका हेडक्वार्टर है। और जो भी वाटर और लैंड मैनेजमेंट चैलेंजेस हैं, जो भी मतलब से वाटर क्राइसिस है उसको, लैंड मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो है वो देखती हैं। तो वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट जो है इसका काम है इंटरनेशनल वर्ल्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का, ठीक। नेक्स्ट, चाइना डेवलप्स पेरेनियल राइस वैरायटी। तो कुछ नहीं, तो राइस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, पैडी के बारे में, कि भाई पैडी क्या होता है। शुरुआत में पैडी की सीड से जो है उसका एक प्रकार से ट्रांसप्लांटिंग पहले करते हैं, ठीक है, मतलब छोटा छोटा पौधा बनाते हैं, फिर उसको नर्सरी, नर्सरी कहते हैं, नर्सरी, उसके बाद फिर क्या करते हैं ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसके बाद उसको पानी में भर देते हैं कुछ दिन, ठीक है, ताकि जो वीड्स जो है, खरपतवार, वो ना हो। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसी में कुछ दवाई वगैरह डाल के जो है वो करते हैं, खेती करते हैं। तो ये पैडी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पैडी का ऐसे सीजन होता है, खरीफ सीजन हम लोग कहते हैं ना, जनरली जून जुलाई से शुरू होता है, अक्टूबर के अराउंड जो है 4-5 महीने का ये सीजन होता है। उसके बाद उसकी कटाई
होती है, हार्वेस्टिंग होती है, ये पूरा एक सीरीज होता है। मतलब सोइंग होता है, उसके लास्ट में क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है, बीच में 4-5 महीने का ये सीजन होता है, खरीफ सीजन। तो हर साल सीजन आता है, हर साल मतलब आपको बार बार जो है वो बीज डालना पड़ता है। आपको हर साल जो है वो क्या करते हैं, क्रॉपिंग करनी पड़ती है, और हर साल जो है फिर उसको काट के फिर से एक नया सीजन आता है। खरीफ के बाद फिर आप बाद में रबी आता है, उसमें आप गेहूं उगाते हैं। तो चाइना ने क्या किया कि चाइना ने एक पेरेनियल राइस वैरायटी लाई। पेरेनियल राइस वैरायटी का मतलब ये है कि बस एक बार आप किसी साल, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक साल जो है, इस साल 2023 में मैंने जाके पैडी लगा दिया, ठीक है, पैडी मैंने लगा दिया। तो अगले 4 साल तक जो है इससे मुझे पैडी में इससे मुझे धान मिलता रहेगा, समझ रहे हैं ना। मुझे बार बार हर साल जो है उसको क्लियर नहीं करना पड़ेगा, लगातार जो है 4 साल तक मुझे इससे जो है फसल जो है वो मिलता जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो बार बार जो है, जैसे पेरेनियल का क्या मतलब होता है, जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स जो पेरेनियल होते हैं, मतलब सालों भर जो है फूल देते हैं, सालों भर फल देते हैं, उनको पेरेनियल कहते हैं हमेशा, ठीक। कुछ होते हैं सीजनल। तो जितने भी क्रॉप जनरली हम लोग यूज करते हैं, या तो खरीफ होते हैं या रबी होते हैं, या कुछ उनके बीच में जो जैद होते हैं। तो जो पेरेनियल होगा, पेरेनियल राइस वैरायटी जो होगा, जैसे कि PR23, तो आपसे पूछ दे भाई PR23 क्या है, तो एक राइस वैरायटी है जो कि चाइना द्वारा डेवलप्ड है, जिसको लगभग लगभग 4 साल के लिए, 4 साल के लिए जो है एक बार आप प्लांटिंग कर देंगे, तो 4 साल के लिए जो है उससे आपको मिलता जाएगा, ठीक। तो ये बेसिकली जो है ये डेवलप किया गया चाइना के द्वारा, इसलिए ये न्यूज में आ गया। और इससे फायदा क्या होगा, इससे ऑब्वियसली फायदा क्या होगा कि भाई हर साल जो लेबर लगता है, लेबर नहीं लगेगा, सीड हर बार डालना पड़ता है, केमिकल्स हर बार डालने पड़ते हैं, वो सभी चीजें जो है वो एक प्रकार से कम हो जाएंगी। एनवायरमेंट बेनिफिट होगा, सॉइल को बेनिफिट होगा, और उसके ऑब्वियसली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी कुछ ना कुछ होंगे ही। तो ये सारे फायदे इसके होने वाले हैं। बाकी राइस कल्टीवेशन के बारे में आपको पता ही है कि इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पे है। तो यूपी PCS में जो है, तो यूपीएससी में भी हो सकता है कि किसी ऑप्शन में पूछ दे कि भाई इंडिया का रैंकिंग क्या है राइस कल्टीवेशन में, व्हीट कल्टीवेशन में, और भी क्रॉप्स हैं उसके कल्टीवेशन में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो राइस कल्टीवेशन में इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। ज्योग्राफी का बेसिक ये सभी टॉपिक्स हो जाता है। चाइना फर्स्ट नंबर पे है। खरीफ क्रॉप है, ये तो आपको पता ही है। ठीक ठाक टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, पानी चाहिए, ये आपको पता ही है। रेनफॉल ठीक ठाक चाहिए, और प्रोलॉन्ग्ड सनशाइन चाहिए, और सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब पानी चाहिए हमेशा इसको, ठीक है। तो इसीलिए जो है पंजाब हरियाणा वाला रीजन है, उसमें काफी ज्यादा वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से वहाँ के ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में समस्याएं आ गई हैं। तो सॉइल विद गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी विद हाई अमाउंट ऑफ क्ले ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ठीक ठाक जो है ग्राउंड वाटर चाहिए, हाई इरीगेशन चाहिए, और जो सॉइल की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, तब जाके जो है राइस कल्टीवेशन हो पाता है। तो आज हम लोगों ने शॉर्ट न्यूज देखा, ठीक है। तो बेसिक बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं शॉर्ट न्यूज के बारे में आपको सारे पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग फिर से ना जो भी 2 टॉपिक नवंबर मंथ में बचे हैं, पहला एक साइंस एंड टेक बचा है, और दूसरा आर्ट एंड कल्चर, इसको एक लेक्चर में जो है हम लोग खत्म कर डालेंगे। फिर हम लोग दिसंबर मंथ का शुरू करेंगे, ठीक। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।